बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह प्रिय विद्यार्थियों आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, प्रबंध के अध्याय को पूरा करने के पश्चात आज मैं अध्याय 2 प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंध की भूमिका एवं स्तर की प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने आया हूं। विद्यार्थियों, ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही मुख्य रूप से आपके आगामी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न जो है इनको मैंने विधिवत तरीके से टुकड़ों में बांटकर खंडों में विभाजित कर कर बनाए हैं। ये प्रश्न आपके लघुरात्मक प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्न में भी बहुत उपयोगी रहेंगे। इन प्रश्नोत्तरी को आपको अपनी कॉपी में भी करना है और मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ये नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा। हमने जो प्रबंध आज तक पढ़ा है उसे हम आज प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या सही समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप अंतिम समय तक इस वीडियो में बने रहे। तो प्रथम प्रश्न हमारा है, प्रबंध क्या है? तो प्रबंध क्या है? प्रबंध को विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग मत के अनुसार समझाया है। और अगर सरल शब्दों में हम कहें तो प्रबंध किसी कार्य को करने या न करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। ये जब तक चालू रहती है जब तक हम अपने लक्ष्यों या पूर्व निर्धारित जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक ये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया चालू रहती है। इसलिए इसे गतिशील प्रक्रिया भी कहा गया है। विद्यार्थियों, गौर करें यहाँ। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है? प्रबंध किसी कार्य को करने या न करने की एक निश्चित प्रक्रिया है जो जब तक चालू रहती है, जब तक हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं पहले अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, तब तक ही चलती रहती है जब तक ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, प्रबंध की परिभाषा तो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने दी, मगर एक स्टोनर करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने प्रबंध की क्या परिभाषा दी उसको भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना। प्रबंध प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। कैसी है? एक व्यवस्थित रूप से कार्य करने का तरीका है। कोई भी कार्य व्यवस्थित ढंग से हो, जिसके अंदर हमेशा एक व्यवस्था बनी हो, एक ऑर्डर बना हो। एक ऑर्डर कैसा हो? जो व्यवस्थित ढंग से हो। एक निर्देश कैसा हो? जो व्यवस्थित तरीके से हो। विद्यार्थियों, वो ही प्रबंध करके शास्त्री स्टोनर हुए। उन्होंने बोला कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, व्यवस्थित रूप से करने की एक तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है, व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है। अगर व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है तो हमारा प्रबंध के ऊपर एक प्रश्न बनता है कि प्रबंध कैसी प्रक्रिया है? तो प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है। प्रबंध लचीली है, फ्लेक्सिबल है। प्रबंध गतिशील है, जो हमेशा चलती रहती है, विद्यार्थियों। कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध जटिल प्रक्रिया है, लचीली प्रक्रिया है और गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध के कार्य बतलाइए। प्रबंध के कार्य विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के थे। हेनरी फ्योल के अनुसार अलग थे, पोस्ट कोर के अनुसार अलग थे, ब्रेक के अनुसार अलग थे। मगर अगर यहाँ प्रश्न आया है कि प्रबंध के कार्य बतलाइए, तो आप सीधा लिख सकते हो कि जो प्रमुख कार्य हैं, जो विभिन्न प्रकार के सहायक कार्य, उन सबको यहाँ लिख सकते हो। नियोजन करना, प्लानिंग करना, संगठन, नियुक्ति यानी पोस्टिंग करना, निर्देशन यानी डायरेक्शन, नेतृत्व यानी लीडरशिप, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का पूरा चैप्टर, नियंत्रण यानी कंट्रोल करना। ये सब प्रबंध के कार्य हैं। प्रबंध के अंदर हेनरी फ्योल ने प्रबंध के क्या कार्य के अनुसार क्या मत दिए? विद्यार्थियों, हमारी एक ट्रिक थी। हेनरी फ्योल, मैंने आपको बताया था कि कोप तो सबके अंदर रखना ही रखना है, और जब फ्योल फेल हो जाते हैं तब उन्हें OC यानी ओ का मतलब यहाँ O और C, O का मतलब यहाँ ऑर्डर, अपन फेल होते सब ऑर्डर लगाते हैं। और C यानी यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। विद्यार्थियों, गौर करें तो यहाँ COP कॉप तो हमारा था ही, यानी कि कंट्रोल था हमारा, ऑर्गेनाइजेशन था, और प्लानिंग, ये तो सब में चलता था ट्रिक के अनुसार। और यहाँ फ्योल के अनुसार हमने लगी थी O और C। तो हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के कार्य क्या क्या है? इसमें ट्रिक अपन को क्या रखनी है? कोप OC, यहाँ POOC वाली नहीं, ये वाली ट्रिक याद रखनी है, जो पहले हमने समझी तो आराम से समझ पाओगे। विद्यार्थी, गौर करें। प्रबंध के प्रमुख कार्य की हमारी एक ट्रिक थी। CD को क्या करना है? POC। उसी आधार पर हमारा ये नियोजन, संगठन, नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन यानी डायरेक्शन, और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, और नियंत्रण यानी कंट्रोल। ये CD को POC करना है। ये वाली ट्रिक यहाँ काम आ जाएगी प्रबंध के प्रमुख कार्यों के अंदर। विद्यार्थियों, मैं पहले ही आपको इन चीज़ों को समझा चुका हूँ। नाइल्स करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने नियोजन के अंदर 2 प्रबंध शास्त्री हुए, एक तो नाइल्स और एक गोइज। इन दोनों ने अलग अलग परिभाषा नियोजन की दी। नियोजन जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पहले एक योजना बनाई जाती है, उन्हें नियोजन या प्लानिंग कहा जाता है। विद्यार्थियों, तो नाइल्स करके प्रबंध शास्त्री उन्होंने क्या परिभाषा दी? किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्य पथ पर
चुनाव करने विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। कैसा? किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम कार्यपथ। हमारा पथ कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम, यानी पथ हम उस रास्ते पर चले जो उत्तम हो, हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुगम हो, और उन चुनाव करना ये विकास करने की एक जागरूक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? जागरूक प्रक्रिया है। ये नाइल्स करके प्रबंध शास्त्री उन्होंने बताया। और गोइज के अनुसार क्या परिभाषा थी? चयन प्रक्रिया तथा नियोजन की समस्या का जन्म कार्य वैकल्पिक तरीके की खोज के साथ ही होता है। ये एक ऐसी चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की समस्या का जन्म कार्य कि वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ होता है। किसी कार्य को वैकल्पिक तरीके, ऑप्शनल अनुसार, है विभिन्न प्रकार के कार्य, उनमें कौन सा कार्य हमें करना है उनको हम ऑप्शन के अनुसार निकालेंगे, वो वैकल्पिक तरीका खोजना, ये गोइज के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को समझाया गया। नियंत्रण को हेनरी फ्योल के अनुसार समझाइए। नियंत्रण को हेनरी फ्योल ने कैसे समझाया, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। नियंत्रण का आशय यह जांचने से है कि संस्थान के सभी कार्य जो हो रहे हैं या योजनाएं बनी हैं, वो दिए गए निर्देश, जो निर्देश दिए गए हैं, गौर करें, जो निर्देश दिए गए हैं निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। तो हेनरी फ्योल यहाँ कह रहे हैं कि नियंत्रण का यह मतलब है कि जो कार्य हो रहे हैं, जो संस्था के अंदर कार्य हो रहे हैं, जो योजनाएं बनी हैं, वो निर्देशों के अनुसार और निर्धारित नियमों के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है। ये हेनरी फ्योल के मत के अनुसार नियंत्रण को समझाया गया। नियंत्रण प्रक्रिया के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। नियंत्रण हम किस प्रकार करते हैं, उसके एक 4 प्रमुख तत्वों को समझना। मैंने पहले ही आपको विद्यार्थियों, आपने अगर वीडियो देखे हैं तो सही तरीके से उसमें समझाया था। आज हम इस वीडियो को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझ रहे हैं, तो इनको अलग अलग करके मैं आपको समझा रहा हूँ। नियंत्रण प्रक्रिया के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? प्रमाप का निर्धारण करना। कोई भी संगठन में हमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें, जो प्रमाप होते हैं, जो ढांचे होते हैं, उन ढांचों का निर्धारण करना। प्रमापों का क्या करना? निर्धारण करना। कार्यों का मूल्यांकन करना, कार्य जो हो रहे हैं उसका मूल्यांकन करना, और जो कार्य का मूल्यांकन करके जो परिणाम आ रहे हैं उनका विवरण तैयार करना, उनका स्टेटमेंट बनाना, और वास्तविक परिणामों के साथ क्या करना? तुलना करना। और चौथा पॉइंट है जो विचलन, जो डेविएशन आते हैं संगठन के अंदर, विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थिति आती है, उन डेविएशन के आधार पर संशोधन करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना। ये नियंत्रण के 4 प्रमुख तत्व है। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो गई। प्रश्न संख्या समन्वय क्या है? विद्यार्थियों, मैसी करके प्रबंध शास्त्री है, उनके अनुसार समन्वय क्या है? तो समन्वय एक कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसी कर्मचारियों के साथ बड़े बड़े उच्च प्रबंधक या निम्न प्रबंधक सामंजस्य स्थापित करते हैं विद्यार्थियों, उन्हें अपन समन्वय कहते हैं। तो यह मैसी करके प्रबंध शास्त्री है, वो समन्वय के बारे में क्या कह रहे हैं? समन्वय अन्य प्रबंधकीय कार्यों को उचित क्रियान्वयन का परिणाम है। अन्य प्रबंधकीय जो के कार्य होते हैं, प्रबंधक जो होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, उनका उचित क्रियान्वयन का एक परिणाम है। जो वो क्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, उनका परिणाम ही क्या है? समन्वय है। मैसी कहते हैं समन्वय अन्य प्रबंधकीय कार्यों का उचित क्रियान्वयन का एक परिणाम है। तो प्रबंध शास्त्री मैसी के अनुसार समन्वय। कुंटज ओडोनल, प्रश्न संख्या 13। कुंटज ओडोनल ने क्या कहा समन्वय के बारे में? कुंटज ओडोनल करके प्रबंध शास्त्री, उन्होंने समन्वय को क्या बताया? उन्होंने समन्वय को प्रबंध का सार बताया। जो प्रबंध, मुख्य रूप से पूरा जो प्रबंध चलता है, इसका वास्तविक जो सार निकल कर सामने आता है, वो क्या होता है? समन्वय होता है। विद्यार्थियों, गौर करें। प्रश्न संख्या 14। पीटर ड्रकर ने किस कार्य को प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य बताया? गौर करें विद्यार्थियों, पीटर एफ ड्रकर करके प्रबंध शास्त्री हुए, पीटर एफ ड्रकर करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने क्या बताया? प्रबंध का प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य नव परिवर्तन और नवाचार बताया। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। सहायक कार्य कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों? सहायक कार्य की हमारे पास जो ट्रिक थी, डीपी को क्या करना है? क्रेडिट करना है। उसी आधार पर डीपी को क्रेडिट करना है। तो यहाँ निर्णयन, नियुक्ति, नव परिवर्तन, संप्रेषण, डीपी को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो यहाँ सहायक कार्य के अंदर किन किन को लिया गया? निर्णयन, नियुक्ति, नव परिवर्तन, संप्रेषण। विद्यार्थियों, आप गौर करना, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, उसमें ये ट्रिक को देख लेना। हेनरी मिंटजबर्ग ने प्रबंधक के कार्य और उसकी भूमिकाओं के मेल को कैसे समझाया? विद्यार्थियों, हेनरी मिंटजबर्ग करके प्रबंध शास्त्री हुए, इन्होंने बताया कि प्रबंधक की भूमिका क्या होती है, प्रत्येक प्रबंधक किस प्रकार अपना समय किस कार्य को किस रूप में देते हैं। तो उन्होंने 3 भूमिकाएं बताई थी, अंतर्व्यक्तिगत, सूचनात्मक, निर्णयात्मक। अंतर्व्यक्तिगत के अंदर इन्होंने किन किन को लिया? अंतर्व्यक्तिगत सन्नी, स से संगठन और नी से निर्देशन। सूचनात्मक के अंदर सूचना हमें नई देनी है, यानी कि नियोजन और निर्देशन। और निर्णयात्मक के अंदर नी के साथ हमें स जोड़ना है, मगर यहाँ नी से नियोजन एक हो जाएगा और यहाँ स से संगठन हो जाएगा, और यहाँ निर्देशन है सूचनात्मक में, और निर्णयात्मक में यहाँ नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि निर्णय और नियंत्रण एक ही है। यहाँ हमें ये समझने का प्रयास करना है। मिंटजबर्ग ने प्रबंध में कितनी भूमिकाएं
निर्धारित की तथा मूलतः प्रमुख भूमिकाओं को बतलाइए। मिंटसबर्ग प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध की कितनी भूमिकाएं निर्धारित की? तो निर्धारित की 10 भूमिकाएं निर्धारित की। उसके अंदर मुख्य रूप से 3 थी, अंतर्व्यक्तिगत, सूचनात्मक और निर्णयात्मक। सूचना अंतर्व्यक्तिगत के अंदर क्या क्या प्रबंध की भूमिका होती है, सूचनात्मक के अंदर क्या क्या प्रबंधकों की भूमिका होती है, निर्णयात्मकों की क्या क्या भूमिका होती है, इसको भी मैंने विस्तार सहित भी समझा दिया है, आगे प्रश्न के माध्यम से भी मैं समझा रहा हूँ। अंतर्व्यक्तिगत भूमिका में किसे शामिल किया गया? तो अंतर्व्यक्तिगत के अंदर किसे शामिल किया गया? एक प्रबंधक क्या हो सकता है? मुखिया हो सकता है। मुखिया होगा तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष होगा तो वो नेता हो सकता है, और नेता सबसे संपर्क साधता है। और सूचनात्मक में किसे शामिल किया गया? सूचनात्मक में एक अपनी ट्रिक थी, प्र यानी सूचना, प्र यानी क्या? प्रबोधक, प्र यानी क्या? प्रसारक, प्र यानी क्या? प्रचारक। तो क्या है? प्रबोधक, प्रसारक और प्रवक्ता, ये 3 है जो सूचनात्मक भूमिका के अंदर एक प्रबंधक की भूमिका होती है। प्रबंधकीय पदानुक्रम को समझाइए। विद्यार्थियों, प्रबंध के पदानुक्रम को मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये लंबवत रूप से चलता है। कैसे चलता है? लंबवत। टॉप लेवल पर कौन बैठे हैं? उच्च प्रबंधक। कौन बैठे हैं? टॉप लेवल पर उच्च प्रबंधक बैठे हैं, या फिर वो मध्यम प्रबंधकों को अपने आदेश देते हैं, और फिर मध्यम प्रबंधक निम्न प्रबंधकों को देते हैं। फिर यहाँ से जो सुझाव होते हैं, वो समस्या होती है, वो मध्यम प्रबंधकों के पास जाती है, मध्यम प्रबंधक उच्च प्रबंधकों के पास जाती है, यानी लंबवत रूप से ये चलता है। विद्यार्थियों, मैंने समझाया था। तो यहाँ हमारा प्रश्न है, प्रबंध पद अनुक्रम को समझाइए। प्रबंध पद अनुक्रम से आपका क्या तात्पर्य है? वे प्रबंध स्तर जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रबंधक स्तर जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदेश आते हैं ऊपर से, और संप्रेषण कम्युनिकेशन साधा जाता है जो लंबवत तरीके से उनका श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और उनके बीच लंबवत और सीधी रेखा संबंधों को बतलाते हैं। तो कैसा आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और आदेश और निर्देश आते हैं, और विभिन्न प्रकार की समस्याएं और विभिन्न प्रकार की के जो लक्ष्य निर्धारण करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सूचनाएं दी जाती है और सलाह दी जाती है, वो भी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी लंबवत कड़ी से ये चलती है। विद्यार्थियों, गौर करें। प्रश्न संख्या 21वां है, किसी संगठन में प्रबंध के पद अनुक्रम कितने होंगे और किस प्रकार निर्भर करेंगे? कोई भी एक संगठन है और संगठन के अंदर प्रबंधकों के पद स्तर कितने होंगे? विद्यार्थियों, वो कैसे निर्भर करेगा और कैसे निर्भर करेगा और क्यों निर्भर करेगा और किस पर निर्भर करेगा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक तौर पर मैंने आपको बताया था कि वास्तव में नियोक्ता होते हैं और निम्न कर्मचारी होते हैं, मगर आज के रूप में देखा जाए जो उच्च प्रबंधक होते हैं, फिर मध्यम प्रबंधक होते हैं, फिर निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं। तो ये किस प्रकार तय होगा कि वास्तव में कितने स्तर निर्धारित करने? तो इस संस्था के आकार पर निर्धारित होगा। संस्था का आकार, संस्था संगठन कितना बड़ा है, ताकि हम विभिन्न प्रकार के प्रबंधकों को उस स्तर पर पदस्थापित कर सके। और नियोक्ता के दर्शन और संगठन, नियोक्ता के दर्शन के आधार पर, संगठन की विशेषताएं और उसकी बुराइयों के आधार पर प्रबंधकों की क्षमताएं कितनी हैं, अधिकारों का केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण की नीति है, अधिकारों को एक केंद्र में रखा जा रहा है या विकेंद्रीकरण सब में बांटा जा रहा है, वो सब नीतियों पर निर्धारित होगा। विद्यार्थियों, गौर करें। तो ये 21 प्रश्न थे, हमने समझने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 22, प्रत्येक संगठन में किस स्तर पर कर्मचारियों के में कार्य व अधिकारियों का विभाजन कर दिया जाता है? विद्यार्थियों, प्रश्न को समझने का प्रयास करना। प्रत्येक संगठन में किस स्तर पर कर्मचारियों में कार्य व अधिकारियों का विभाजन कर दिया जाता है? प्रत्येक जो संगठन चलता है उसमें कर्मचारी होते हैं, उसमें कार्य और अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है। तो सर्वोच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक, टॉप लेवल से लेकर, विद्यार्थियों गौर करें, टॉप लेवल से लेकर निम्न स्तर तक कार्य विभाजित किए जाते हैं। लिंग्विस्टिक के अनुसार उच्च प्रबंधक, विद्यार्थी गौर करें, लिंग्विस्टिक के अनुसार उच्च प्रबंधक में कितने कार्यों में बांटा गया है? मैंने अगले वीडियो में आपको उच्च प्रबंधक के मुख्य रूप से एक वीडियो बनाया था, फिर उसके बाद मध्यम और निम्न प्रबंधक का वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको अलग से लिख के बताया था कि लिंग्विस्टिक ने 4 रूप के अंदर उच्च प्रबंधकों के कार्यों को बांटा है। तो उसके अंदर निर्णयात्मक, मंशा जानना और न्याय संबंधी जानना। तो निर्णयात्मक के अंदर उच्च प्रबंधक क्या रूप लेते हैं? नियोजन करना, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य बनाना, नीतियों का निर्धारण करना, और मंशा जानना कि वास्तव में संगठन के अंदर कौन से कर्मचारी क्या कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी मंशा जानना, और न्याय संबंधी के अंदर उन नीतियों की व्याख्या करना, उन नीतियों को तुलना करना, और विभिन्न प्रकार के जो नियम बनाए हैं वो न्याय संबंधी मामलों के अंदर लिए जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक करके प्रबंध शास्त्री ने उच्च प्रबंधक के अंदर 3 रूपों के अंदर बांटा, निर्णयात्मक, मंशा जानना, न्याय संबंधी। उच्च शीर्ष प्रबंध में किसे शामिल किया गया? विद्यार्थियों गौर करें, विभिन्न प्रकार के
जो स्तर थे उसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रबंधकों को भूमिका अलग अलग दी गई। उसके अंदर उच्च शीर्ष प्रबंधन के अंदर संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को शामिल किया गया था। मध्यम प्रबंध के अंदर किन्हें शामिल किया गया? क्षेत्रीय यानी कि एरिया वाइज प्रबंधक, मंडल प्रबंधक, जोन प्रबंधक, विभागीय यानी कि डिपार्टमेंट प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, इन 4 प्रबंधकीय स्तरों में प्रबंधकों की भूमिकाओं के इसके अंदर शामिल किया गया मध्य प्रबंधक के स्तर के अंदर। प्रथम पंक्ति या निम्न प्रबंधक में किन्हें शामिल किया गया? शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर, अनुभाग प्रबंधक, पर्यवेक्षक प्रबंधक या निरीक्षक प्रबंधक और फोरमैन या दल नायक प्रबंधक। विद्यार्थियों, इस प्रकार 26 सवाल आज हमने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इन्हें व्याख्या सही समझने का प्रयास किया। आप इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखना और मैं इन्हें आपको नोट्स के रूप में भी दे दूंगा। अगर इनको आप करने का प्रयास करना, छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और लिम्बात्मक प्रश्न करने में भी ये सहायता उपयोगी देते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कोटेशन बना के विभिन्न प्रकार के प्रमेयशास्त्री परिभाषा के अनुसार मैंने आपको ये समझाया। विद्यार्थियों, लगातार आप ये करते रहें और आगे भी ऐसे चैप्टर चलते रहेंगे। मैं आपको प्रश्नोत्तरी